So hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs ऑन इंडियन जियोग्राफी। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो वीडियो लेक्चर फिफ्थ रहने वाला है। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर फिफ्थ रहने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपके साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एक ऐसा फॉलोइंग रीजन हमने बताना है निम्नलिखित में से, ऑप्शंस में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट्स। मतलब ऐसा एक रीजन बताना है जहां सबसे ज्यादा ज्यादा कोयला जो है उसका डिपॉजिट है। ठीक है जी। क्या ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्मपुत्र वैली में है, दामोदर वैली में है, महानदी वैली में है या गोदावरी वैली में है। ठीक है जी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दामोदर वैली। तो दामोदर वैली एक ऐसा रीजन है इंडिया में जहां से सबसे ज्यादा कोल का डिपॉजिट है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दामोदर वैली। ठीक है जी। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सेकंड ऑफ दिस सेशन। रेनफॉल काज्ड बाय इंटेंसिव इवेपोरेशन। अगर रेनफॉल होती है, बारिश होती है हमारे पास, वो भी इंटेंसिव इवेपोरेशन मतलब बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन क्या हो गया? सपोज ये कोई वाटर बॉडी है, पानी है, समुद्र है, दरिया है, यहाँ पे सनलाइट रेज पड़ रही है और यहाँ से वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। इन इक्वेटोरियल रीजन इज कॉल्ड, मतलब अगर कोई सबसे ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल इंटेंसिव इवेपोरेशन की वजह से होती है और वो भी इक्वेटोरियल एरिया में, मतलब ये जमीन है हमारी और ये बीच में से इक्वेटर है। ठीक है जी। जमीन को डिवाइड करता है अर्थ को दो हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सौदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब ये जो इक्वेटोरियल एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर इंटेंसिव रेनफॉल होती है तो वो किसकी वजह से होती है? क्या वो ओरोग्राफिक रेन होती है, साइक्लोनिक रेन होती है, फ्रंटल रेनफॉल होती है या कन्वेंशनल रेनफॉल होती है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सॉरी दिस डी, दैट इज कन्वेक्शनल रेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा। रेनफॉल caused बाय द इंटेंसिव इवेपोरेशन in the equatorial region is called as this conventional rainfall। ठीक है जी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, साइक्लोनिक रेन क्या होती है और फ्रंटल रेन क्या होती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पहले मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूं ताकि सारा ये विजिबल रहे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नंदा देवी पीक, एक नंदा देवी पीक है, इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। ये किस स्टेट में है जो नंदा देवी पीक है? ऑप्शन ए रहेगा हिमाचल प्रदेश के पास है, उत्तराखंड के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, सिक्किम के पास है। नंदा देवी की बात करें तो सबसे पहले अगर ये एक और कंसेप्ट आता है, नंदा देवी पीक है ना, तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। तो अगर नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें, ये 1982 में बनी है। जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं वो भी क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। ये सिचुएट कहाँ पे करती है? आपके पास ऑप्शन रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी। कहाँ पे है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में है। कौन सी? नंदा देवी पीक जो है लोकेट कहाँ पे करती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? देहरादून है। ठीक है जी। और यहाँ का अगर हम नेशनल फ्लावर की बात करें, नेशनल फ्लावर की बात करें तो रोडो डेंड्रॉन है, याद रखें। जिसको हम अपनी जबान में, अगर पहाड़ी जबान में, जिसको हम हरदुल्ली का फूल कहते हैं। ठीक है। ऊपर अगर आप जाएंगे बीमर गली के पास, बीजी के पास, वहां पे मिलेंगे, बहुत सारे मिलते हैं वो वाले रेड कलर के फूल। तो वो जो है रोडोडेंड्रॉन जो होते हैं वो इसके नेशनल फ्लावर है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तराखंड का प्रेजेंट सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, और साथ में बताएंगे गवर्नर कौन है प्रेजेंट इसका उत्तराखंड का। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन
रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये पूरा नीचे से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज 44 है, लेकिन 4 ऑफ दिस सेशन है। द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच बॉडी? मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये दोनों एक दूसरे से अलग किससे सेपरेट हो रहे हैं? कि ऑप्शन ए 11 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहे हैं, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहे हैं, या पॉल्क स्ट्रेट से हो रहे हैं, या गल्फ ऑफ मन्नार से। अगर हम यहाँ पे ये देखें, पॉल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच है, और गुल्फ ऑफ मन्नार भी इंडिया और श्रीलंका के बीच है, मतलब ये दो तो चलेगी। अब बात करते हैं, क्या वो 11 डिग्री चैनल को सेपरेट करते हैं या 10 डिग्री चैनल को सेपरेट करते हैं? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन दिस 10 रहेगा, बी रहेगा, दैट इज कौन सा 10 डिग्री चैनल जो है इसको सेपरेट करता है। ठीक है जी, ये इसका आंसर रहेगा। सो 10 डिग्री इज अ चैनल, 10 degree channel is a channel that is separate the Andaman and Nicobar from the Bay of Bengal से इसको क्या करता है, वो अलग करता है वाटर बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ दीज इज अ डिवॉर्फ प्लेनेट? मतलब ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हम डिवॉर्फ प्लेनेट किसको कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा नेपट्यून को कहते हैं, ऑप्शन बी टाइटन को कहते हैं, ऑप्शन सी एरिस को कहते हैं, या ऑप्शन डी हाइड्रा को कहते हैं। ठीक है जी, डिवॉर्फ प्लेनेट हम किसको कहते हैं? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। आइरिस को हम क्या कहेंगे? डिवॉर्फ प्लेनेट। ठीक है जी, सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब क्या होता है, डिवॉर्फ प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेटरी मास होता है, एक ऐसा प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट होता है जो ना तो वो प्लैनेट प्लेनेट होता है, ना वो प्लैनेट प्लेनेट होता है, और ना ही सैटेलाइट होता है। नाइदर अ प्लेनेट नॉर अ सैटेलाइट, ना तो वो प्लेनेट होता है और ना ही वो सैटेलाइट होता है। सो लेकिन ये क्या करता है, दैट इज इट इज डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द स्टार एंड इज मैसिव इनफ for it to its gravity to crash it into the hydrostatically equilibrium shape। ठीक है जी, तो आइरिस की अगर हम बात करें, तो आइरिस क्या हमारा डिवॉर्फ प्लेनेट है। प्लूटो को भी डिवॉर्फ प्लेनेट कहते हैं, प्लूटो को भी। ठीक है जी, डिवॉर्फ प्लेनेट कहते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द गतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लान रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इज टू बी सेट अप। ये कहां पे जो गतमपुर थर्मल पावर प्लांट है, ये कहां पे खुला गया है? ऑप्शन ए रहेगा राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है जी, सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, ये जो गौतमपुर थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे ओपन हुआ है। अब पूछेंगे ये गौतमपुर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? कानपुर में है। याद रखेंगे कहाँ पे है, कानपुर में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, सो गौतमपुर थर्मल पावर स्टेशन इज एन अपकमिंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। कभी ये पूछ लेंगे ये थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन ये किसके ऊपर चलता है, आपको यहाँ पे मार्क करना है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? एक कन्वेंशनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल होता है। आपको पता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात चल रही है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? अब आपने देखना है, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सो कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? सो ऑप्शन बी नेचुरल गैस इसका जो है वो आंसर रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है जी, सो नेचुरल गैस इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें नॉट का पूछा था, नॉट नॉन कन्वेंशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो कन्वेंशनल है, ये बाकी नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल है। तो ये जो नेचुरल गैस है इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, द ईयर वियर द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट। मतलब जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जितना हम ऊपर जा रहे हैं, विद इंक्रीज इन, मतलब जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना टेम्परेचर क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है, क्या वो ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है, आइनोस्फीयर में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है या मीजोस्फीयर में हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, दिस क्वेश्चन नंबर, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है जी, याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जहां पे ओजोन है और ये क्या करता है, फिल्टर, यूवी रेज को फिल्टर करता है जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो जमीन की तरफ ना आ पाए। सो द लेयर where the decrease in temperature with the increase in altitude is totally absent is सॉरी ये absent है जहां पे नहीं है तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। सो टेम्परेचर राइज एज वन मूव अपवर्ड थ्रू द स्ट्रेटोस्फीयर, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। द टर्म डोब मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डोब एक टर्म है, ये क्या होती है? ठीक है जी। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन, एक ये माउंटेन है दो, इसके बीच कोई जमीन है वो है। अ लैंड बिटवीन टू लेक्स, मतलब ये एक लेक है, ये एक लेक है, यहाँ के बीच जो जमीन है ये है। अ लैंड बिटवीन टू रिवर, एक रिवर ये आ रहा है, एक रिवर ये आ रहा है, और यहाँ पे जो बीच में जमीन है ये है। अ लैंड बिटवीन टू सी, मतलब एक ये बहुत बड़ा सी, एक बहुत बड़ा सी, यहाँ के बीच जो लैंड है उसको दोब कहते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जहां पे दो दरिया होते हैं, एक दरिया ये आ रहा है, एक दरिया ये आ रहा है, तो ये जो बीच में लैंड होता है इसको हम क्या कहते हैं? दोब रीजन कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण गंगोत्री क्या है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये एक रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, एक अनमेन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका है, या सेकंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा है, या आइसलैंड इन इंडियन ओशन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण गंगोत्री क्या है, सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अनमेन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका। इंडिया का एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है दक्षिण गंगोत्री जो कि अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका जो हमारा कंटिनेंट है वहां पे है। सो दक्षिण गंगोत्री वहां हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां पे जितनी भी साइंटिफिक स्टडी हो रही है, साइंटिफिक स्टडीज के लिए ये प्रोजेक्ट है वहां पे। सो इतना आई थिंक ये लेक्चर सफिशिएंट है। सो आप मुझे बताएंगे आपका 10 आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।